Hello friends and welcome to Lecture-3 of Module-5 on Peripheral and Interfacing Devices, and here we will be talking about transmission modes, data transmission and methods of transferring data. So माइक्रोप्रोसेसर जब आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करता है तो अलग अलग ट्रांसमिशन मोड्स या डेटा ट्रांसमिशन के फॉर्मेट्स होते हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रॉडली कि ये सब ट्रांसमिशन मोड्स क्या हैं. So, we have three transmission modes here and I have presented a small comparison here. तो पहले एक एक करके समझते हैं कि ये तीनों transmission modes क्या हैं. So, the first one is the simplex mode. Simplex mode means you can see in this figure दो computers हैं हमारे पास, computer A और computer B, और flow of data का direction यहाँ पर marked है. यानी कि कंप्यूटर A सिर्फ और सिर्फ सेंडर का काम करेगा और कंप्यूटर B सिर्फ और सिर्फ रिसीवर का काम करेगा. सो दिस इज समथिंग लाइक अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सैटेलाइट डेटा कहीं से पिक करके हमारे टेलीविज़न सेट्स पर भेज रहा है और टेलीविज़न सेट क्या कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है. सो देयर इज़ अ सिंगल फ्लो ऑफ डेटा, इट्स यूनिडायरेक्शनल एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ लेस परफॉर्मेंस दैन दी अदर टू ट्रांसमिशन मोड्स, क्योंकि यहाँ पर हम जो डेटा ट्रांसमिशन है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं. अगर हम कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में इसका एग्जांपल लें, सो इट कैन बी अ कीबोर्ड, इट विल बी अ मॉनिटर. कीबोर्ड से आप डेटा इनपुट देते हो, यू प्रेस अ पर्टिकुलर की एंड यू आर सेंडिंग इट टू द मॉनिटर, टू द लैपटॉप, और लैपटॉप उस की के अकॉर्डिंगली आप टाइप कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो काम होगा. मॉनिटर का काम क्या है, प्रोसेसर से सिर्फ डेटा को लेना और उसको डिस्प्ले करना. सो दिस इज वन वे फ्लो ऑफ द डेटा. नेक्स्ट आता है हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स मोड. नाउ व्हाट दिस हाफ ड्यूप्लेक्स मोड इज, टू वे डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल तो है लेकिन एक डायरेक्शन में डेटा एक बार में जाएगा. सो यू कैन सी इन दिस स्मॉल ब्लॉक डायग्राम हेयर. केस वन क्या कह रहा है, केस वन सेज दैट कंप्यूटर ए इज सेंडिंग डेटा एंड कंप्यूटर बी इज रिसीविंग डेटा. ओके, लाइक अ वॉकी टॉकी. सो वॉकी टॉकी में क्या है, हमने यहाँ से कुछ बोला और रिसीविंग एंड पे उसने हमारी आवाज़ को सुना. लेकिन अब अगर उसको बोलना है, रिसीवर जो कंप्यूटर बी है उसको बोलना है, सो व्हाट विल हैपन, इट नाउ बिकम्स द केस टू. तो केस टू में क्या हुआ, कंप्यूटर बी ने डेटा सेंड करना शुरू किया, अब ए जो है उसको रिसीव करेगा. सो हेयर यू कैन सी दोनों केसेस जो हैं वो इन्हीं दो कंप्यूटर्स के बीच में पॉसिबल है, बट एक बार में डेटा लेफ्ट टू राइट जाएगा और दूसरी बार में डेटा राइट टू लेफ्ट आ रहा है. सो आई हैव गिवन द एग्जांपल हियर इज वॉकी टॉकी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट कंप्यूटर ए will act like a sender also and as a receiver also, and computer B will act like a sender also and a receiver also. लेकिन डेटा जो है वो एक ही बार में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो होगा. So of course it has less performance than its successor. अब successor is the full duplex mode. Full duplex mode में क्या है, simultaneously two way operation is possible. यानी कि दोनों पेरिफेरल्स, दोनों कंप्यूटर्स हमारे एक साथ डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं, विच यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. यानी कि कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर दो लाइंस की ज़रूरत है, वन इज़ फॉर सेंडिंग द डेटा एंड अदर इज़ फॉर रिसीविंग द डेटा. नाउ ऑफ कोर्स फुल ड्यूप्लेक्स मोड पे अगर हम काम करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी यहाँ पर सिंप्लेक्स और हाफ ड्यूप्लेक्स दोनों से ही ज़्यादा है. एंड एन एग्जाम्पल विच कैन बी कोटेड हेयर इज़ अ टेलीफोन. आप लोग मोबाइल पे बात करते हैं तो क्या होता है, ए पर्सन भी बोल रहा है, बी पर्सन भी बोल रहा है और दोनों के साउंड भी हमें एक साथ सुनाई देते हैं. सो दैट मीन्स व्हाट यू आर स्पीकिंग इज यू आर सेंडिंग द डेटा, और अदर एंड पे जो वो सुन रहा है दैट इज़ द रिसीविंग ऑफ द डेटा. And he can also simultaneously, you can speak and you can listen. So this becomes a full duplex mode operation. Now let's try to make a comparison between these three. तो parameters यहाँ पर कुछ लिए हैं जिसके basis पर हम इन तीनों का comparison करेंगे. So if we are talking about the direction of communication, so of course the simplex has the unidirectional flow. Half duplex में two way directional है, but it is one at a time. And here in full duplex what is happening, simultaneously
two-way flow is possible. दूसरा पैरामीटर जिस पे हम तीनों का कंपैरिजन कर सकते हैं इज द सेंडर रिसीवर बिहेवियर. सो हियर सिंप्लेक्स में सेंडर सिर्फ सेंड करेगा बट इट कैन नॉट रिसीव द डेटा. लेकिन हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या है, सेंडर कैन सेंड द डेटा, इट ऑल्सो कैन रिसीव द डेटा बट वन एट अ टाइम. दिस इज इंपॉर्टेंट हेयर. या तो वो सिर्फ सेंड कर पाएगा और या वो सिर्फ उसको रिसीव कर पाएगा, बट वन एट अ टाइम. And in full duplex mode, what is happening, that it can send and receive the data simultaneously. Then the third parameter for comparison is the performance. So of course simplex mode में अगर हम work करते हैं, this is lesser performance than half duplex and the full duplex. Half duplex की अगर बात करते हैं, so it is better than simplex, but it is having less performance with respect to full duplex. और फुल ड्यूप्लेक्स की बात करते हैं, सो इट हैज़ ऑफ कोर्स द बेटर परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू सिंप्लेक्स एंड हाफ ड्यूप्लेक्स मोड. एंड अगेन द एग्जांपल्स आर प्रेजेंटेड हियर. कीबोर्ड एंड मॉनिटर दे कम अंडर सिंप्लेक्स मोड, वॉकी टॉकी कम्स अंडर हाफ ड्यूप्लेक्स एंड टेलीफोन मोबाइल्स दे कम अंडर द फुल ड्यूप्लेक्स मोड. Now how the data transmission is being done? So for this we have two formats. One is known as the synchronous transmission, another is known as asynchronous transmission. So let's try to understand first of all what is synchronism. Synchronism का मतलब ये है, अगर हम दो clocks की बात करें, दो घड़ी की बात करें, and if both the clocks they show the same time, same time का मतलब है कि उसकी hour, minute और seconds, ये तीनों नीडल्स अगर दोनों की एक साथ एक जैसी मूव कर रही हैं, वी विल से दैट बोथ द क्लॉक्स आर इन सिंक्रोनिज्म टू ईच अदर. यानी कि दोनों में एक सेकेंड, एक मिली सेकेंड का भी डिले नहीं होना चाहिए. सो दे बोथ आर इन सिंक्रोनिज्म टू ईच अदर. तो यानी कि हम अगर कहीं डेटा सेंड कर रहे हैं और जो रिसीवर है उन दोनों की क्लॉक फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, वी कॉल इट टू बी अ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन. लेकिन अगर दोनों की क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो वहाँ आता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोप्रोसेसर के किसी इंटरनल कंपोनेंट पे हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, लेट्स से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 8085 माइक्रोप्रोसेसर, और 8085 माइक्रोप्रोसेसर में हम बात करते हैं दैट वी आर ट्रांसफरिंग आवर डेटा between accumulator to this register B. तो क्या है, यहाँ पर तो एक ही क्लॉक है और रजिस्टर A और रजिस्टर B के साथ कॉमन सिस्टम बस है, एंड दैट सिस्टम बस इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ 8085. यानी कि यहाँ पर जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन हुआ वो हुआ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एन एक्सटर्नल मेमोरी चिप कि एक्यूमुलेटर से निकालकर हमने किसी एक्सटर्नल मेमोरी को दिया, एंड इफ वी आर फीडिंग दिस मेमोरी विद द सेम क्लॉक एज दैट ऑफ दिस 8085, तो क्या होगा कि मेमोरी का भी एक्सेप्ट करने का टाइमिंग और एक्यूमुलेटर के सेंड करने का टाइमिंग दोनों सेम हो जाएगा. ओके, सो द बस सिस्टम ऑफ 8085 एंड द मेमोरी दे विल वर्क टुगेदर, और जितनी स्पीड से फास्ट रेट पर 8085 डेटा सेंड कर रहा है उतने ही रेट से मेमोरी उसको एक्सेप्ट कर रही है. सो दिस बिकम्स अ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन. एंड हियर इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम यू कैन सी सेंडर एंड रिसीवर कैन बी टू कंप्यूटर्स ऑल्सो और एनी टू पेरिफेरल्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ 8-bit डेटा है जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं रिसीवर में, एंड द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द डेटा इज ऑल्सो शोन हेयर. सो आप यहाँ देख रहे हो कि 8 बिट्स डेटा एक के बाद एक पैकेट्स बन के आ रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द सिंक्रोनस ट्रांसमिशन. बट लेट्स टेक द केस ऑफ अ लैपटॉप एंड अ पेन ड्राइव. अब लैपटॉप का जो स्पीड है दैट इज हायर विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द पेन ड्राइव. एट टाइम्स यू माइट हैव नोटिस्ड कि अगर हम दोनों में डेटा ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है कि एट टाइम्स द लैपटॉप हैज़ टू वेट फॉर द पेन ड्राइव, कि पेन ड्राइव में अगर डेटा हमारा जब तक स्टोर नहीं होगा वो अगला सेट ऑफ डेटा उसको भेजता ही नहीं है. क्यों नहीं भेजता है? क्योंकि लैपटॉप अभी उसका प्रोसेसर वेट करता है कि
हमने जो पेन ड्राइव को पहला टास्क दिया था, पहला डेटा पैकेट को स्टोर करने का, क्या वो फिनिश हुआ या नहीं हुआ, और जब तक वो फिनिश नहीं होगा उसको वो नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा नहीं देगा. So this we have to understand here. So here it becomes asynchronous transmission क्योंकि दोनों की क्लॉक फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं की, और जो फास्ट प्रोसेसर होगा उसको वेट करना पड़ेगा स्लो प्रोसेसर का कि वो अपना टास्क कंप्लीट कर ले. So this can be seen in this particular diagram which is shown here. आप यहाँ देख सकते हो there is a sender and there is a receiver, right? लेकिन इसके बीच में जो 8 बिट का डेटा जा रहा है वो सिंपल डेटा नहीं जा रहा है, वो कुछ और एसोसिएटेड बिट्स के साथ है. एंड व्हाट दीज एसोसिएटेड बिट्स आर, डेटा तो हमारा ये रहा 8 बिट्स का, बट इट विल बी accompanied बाय अ स्टार्ट बिट इन द बिगनिंग एंड अ स्टॉप बिट इन द एंड. क्योंकि रिसीवर जो है वो स्लो फास्ट जैसा भी है, जब एक डेटा पैकेट उसके पास आ रहा है, सो विद दिस स्टार्ट बिट इट विल अंडरस्टैंड कि नया डेटा स्टार्ट हो गया है. ओके, एंड व्हेन द स्टॉप बिट विल बी रिसीव्ड बाय दिस रिसीवर, तो उसको पता चलेगा कि अब हमारा एक डेटा पैकेट रिसीव हो चुका है. ओके, सो दिस वे देयर इज अ पॉज, देयर इज सम ब्लैंक्स इन बिटवीन. ये जो ब्लैंक्स हैं ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं हमारे आइडल स्टेट्स को, जहां पर फास्ट पेरिफेरल जाकर आइडल स्टेट में चला जाएगा. So we can make a small comparison here between the synchronous and asynchronous transmission. Data format की अगर हम बात करें, so data in synchronous transmission it is sent in the form of blocks or frames. So कैसे भी हम उसको भेज सकते हैं, ये 8 बिट्स का डेटा बंडल करके भी हम भेज सकते हैं या 8 बिट्स के फॉर्मेट में भी भेज सकते हैं. लेकिन asynchronous में क्या है, it has to be sent in the form of a byte or a करेक्टर विच इज़ नेसेसरी, क्योंकि यहाँ पर डेटा जो है वो स्टार्ट और स्टॉप बिट्स के साथ एसोसिएट होगा. ऑफ कोर्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की स्पीड फास्ट होगी विद रिस्पेक्ट टू एसिंक्रोनस, क्योंकि एसिंक्रोनस में फास्टर पेरिफेरल को वेट करना पड़ेगा. ठीक, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, सो द सिंक्रोनस वंस आर कॉस्टली because you are providing the same clock pulse to all the components या peripherals जो उस processor के साथ connected हैं. Asynchronous transmission is economical. It can be used anywhere. यहाँ आप किसी भी दो devices के बीच में communication को develop करने के लिए use कर सकते हैं. If we are talking about time interval, of course synchronous transmission में तो वो constant रहेगा, लेकिन asynchronous में it is random, क्योंकि यहाँ पर depend करेगा कि slow peripheral कौन है और वो कितना स्लो है फास्ट वाले से. जितना ज़्यादा फास्ट वाले से वो स्लो होगा उतना ज़्यादा आइडल टाइम हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा फास्ट टर्मिनल के लिए. सो दिस वी हैव टू कंसीडर हियर. देन अनदर पैरामीटर इन विच वी कैन मेक अ कंपैरिजन इज द क्लॉक स्पीड, यू नो, ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर. तो क्लॉक स्पीड की अगर बात करें तो सिंक्रोनस में ऑफ कोर्स इट इज़ द सेम, और एसिंक्रोनस में ये डिफरेंट है. ये डिफरेंट है तभी हमारा टाइम इंटरवल रैंडम है. सो दिस वे वी कैन मेक अ कंपैरिजन बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन. Another aspect which comes up is how we transfer data. So what are the methods of data transmission? कंप्यूटर के साथ, प्रोसेसर के साथ बहुत सारे हार्डवेयर भी कनेक्टेड होते हैं, एंड वी वर्क विद वाईफाई ऑल्सो जस्ट टू सिंपली ट्रांसमिट द डेटा. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन की. सो कीपिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड, there are two ways of method of data transfer, that is the serial transmission and the parallel transmission. Now what this serial transmission is all about? So you can look in this figure. serial transmission का मतलब है कि कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 में डेटा गया, लेकिन कैसे गया, बिट वाइज. सो दिस इज अ 8 बिट डेटा विच यू कैन सी, और क्या होगा, ये एक एक बिट यहाँ पर रिसीव होगा. ओके, so that means 8 bits will be received sequentially by this computer 2. And what is happening in the parallel transmission? Parallel transmission में क्या हुआ, ये जो 8 bits थे उसमें हमने 8 bits को एक साथ रिसीव करवाया अदर एंड पे, विच मीन्स कि सेंडर ने 8 लाइन्स पैरेलल वर्क किए और वो 8 bits डायरेक्टली रिसीव हुए कंप्यूटर 2 के पास इन 1
go. ठीक है. सो आई अगेन रिपीट हेयर द डिफरेंस बिटवीन द टू. यहाँ पर हमने एक एक बिट को भेजा, दिस इज अ बिट वाइज ट्रांसमिशन इन केस ऑफ सीरियल, एंड यहाँ पर हमने क्या किया, 8 बिट्स को एक साथ भेजा टू द रिसीवर. So if we make a comparison here, so there are 5 parameters in which we can make a comparison. If we are talking about the data flow या bit flow भी उसको हम बोल सकते हैं, so serial transmission में it is only bidirectional. So why we are saying it bidirectional? क्योंकि हम यहाँ पर bit wise data को भेज रहे हैं, तो bit wise हम भेज भी सकते हैं, bit wise हम receive भी कर सकते हैं. So this is a two-way flow of data transmission. लेकिन पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या है, इट्स रिटन देयर मल्टीपल लाइंस. तो जितना साइज हमारा डेटा बस का होगा, प्रोबेबली हम उतनी लाइंस एक साथ यहाँ पर पैरेलल ट्रैवल करवा सकते हैं. विच मीन्स कि अगर मेरा प्रोसेसर 8 बिट्स का है तो 8 बिट्स एक साथ ट्रैवल करेंगे. 16 का है सो आई कैन मेक 16 बिट्स ट्रैवल एट अ टाइम लाइक दिस. तो यानी कि यहाँ पर मल्टीपल लाइंस आर परफॉर्मिंग द टास्क फॉर द डेटा ट्रांसमिशन. Then if we talk about the cost efficient, so serial transmission जो है वो थोड़ा सा cost effective रहता है, लेकिन parallel transmission cost effective नहीं रहता. क्यों नहीं रहता? क्योंकि यहाँ पर multiple lines हैं, यानी कि आप जितनी lines को एक go में travel करवा रहे हैं, आपको उतना आपका circuit complicated होता जाएगा. So this aspect we have to consider here कि जितनी लाइंस हमारी बढ़ती जाएंगी उतना सर्किट हमारा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. एंड वी रियली हैव टू लुक इनटू द एफिशिएंसी कि हमारा यहाँ पर किसी फॉल्ट की वजह से डेटा डैमेज भी ना हो. अगर किसी वजह से, किसी फॉल्ट की वजह से एक बिट भी हमारी फ्लिप हो जाती है, द एंटायर डेटा विल चेंज. सो दिस वी हैव टू कंसीडर इन केस ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन. If we talk about the transmission format, so that we have already seen कि serial transmission में 1 bit at a time flows, okay, in 1 clock pulse. So एक clock pulse में एक bit हमारी transfer होगी. और parallel transmission में क्या है कि एक clock pulse में, 1 clock pulse में we are transferring 8 bits at a time. So keeping this particular thing in mind, of course if we are talking about the speed, तो यहाँ पर तो 1 bit has been transferred in 1 clock pulse, so it becomes slow. And यहाँ पर 1 clock pulse में 8 bits transfer किया, so the rate of speed transfer becomes fast. Okay, so this depends कि आप कितने bits at a time flow करवा रहे हैं. Then हम इसको कैसे distance पे use कर सकते हैं? So if I am talking about distance here, serial transmission works for short distance. Let's say you have interfaced a printer with it. तो प्रिंटर लगाया हमने, कोई स्कैनर लगाया, सो दीज आर प्लेस्ड इन शॉर्ट डिस्टेंसेस. यहाँ पर हम सीरियल ट्रांसमिशन को यूज़ कर सकते हैं. यहाँ 2 कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, वो कुछ मीटर की दूरी पर हैं, जस्ट अ फ्यू मीटर्स अपार्ट. सो देयर वी कैन गो फॉर द सीरियल ट्रांसमिशन. बट पैरेलल ट्रांसमिशन इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. और यहाँ पर हमें लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि पैरेलल ट्रांसमिशन में वी हैव टू पुट अप लॉट ऑफ चेक्स इन बिटवीन. यानी कि यहाँ पर हम एरर चेकिंग भी लगाएंगे, यहाँ पर हम पैरिटी चेक भी लगाएंगे, बिकॉज एज आई हैव जस्ट सेड कि पैरेलल ट्रांसमिशन में डेटा डैमेज होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हाई होती है. तो यहाँ पर आपको ये सारे चेक्स को लगाना पड़ेगा सो दैट द रिसीवर अंडरस्टैंड्स कि जो भी डेटा मेरे सेंडर ने भेजा था दैट इज़ नॉट करप्टेड इन बिटवीन. तो अगर करप्टेड डेटा आया सो आर एंटायर डेटा विल चेंज. ओके, सो जस्ट बाय, अगेन आई एम सेइंग दैट जस्ट बाय फ्लिपिंग 1 बिट, 0 का 1 या 1 का 0 अगर कहीं पर हो गया तो आपका पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाएगा. सो वी हैव टू कीप इन माइंड, वी हैव टू लुक आउट फॉर वॉचडॉग टाइमर्स ऑल्सो, error checking also, then parity check, and there are lot many checks in between which we have to put up so that the sender and receiver they both work accordingly. So this is all in this particular session. In my topic in the next lecture will include DMA controller, which is Intel 8237. And still then, if you have any query, you can mail it on the given mail ID or drop in a comment in the comment box of the video. So thank you and happy learning.